नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है नई 2022 मारुति सुजुकी XL6 जो कि अर्टिगा का ज़्यादा प्रीमियम वर्जन है। 6 सीटर है और कुछ वर्ष पहले जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उस वक्त मैंने आपको बहुत ही विस्तृत, बहुत ही डिटेल्ड रिव्यूज़ गाड़ी का प्रोवाइड करवाया था। अब कुछ चेंजेस के साथ ये फेसलिफ्ट यहाँ पर मौजूद है। एक्सटीरियर चेंजेस क्या क्या हैं, चलिए पहले फटाफट हम लोग उस बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर आप हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट का जो बेसिक कॉम्पोजिशन है वो पहले जैसा ही है, लेकिन अगर बीच में ग्रिल को आप देखेंगे तो इसे ज़्यादा बोल्ड बना दिया गया है। ये जो सेंट्रल क्रोम एलिमेंट है ये ज़्यादा थिक है और इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ अब आपको क्रोम एलिमेंट्स मिलते हैं, पहले ये नहीं थे। और ये ग्रिल जो है ये भी अब ज़रा अलग शेप लिए हुए है, ये एलिमेंट्स अब कुछ अलग हैं, हनीकॉम्ब मैश जैसा एक लुक लिए हुए हैं। ओवरऑल अगर आप इसका फ्रंट देखेंगे तो ज़्यादा बोल्ड लगता है, ज़्यादा प्रीमियम लगता है, लेकिन मारुति ने यहाँ पर चेंजेस जो है मिनिमल ही रखे हैं। फेस जो है इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। हेडलैम्प्स जो है, DRL जो है, ये सारी चीज़ें मोर और लेस सेम है। ये जो क्वाड LED सेटअप है जहाँ पर एक्सटीरियर जो 2 यूनिट्स हैं ये लो बीम है और अंदर वाले जो 2 यूनिट्स हैं ये हाई बीम है, ये वैसे ही रखे गए हैं। और ओवरऑल जो लुक है इस गाड़ी का ये पहले से ज़रा बेहतर लगता है। फॉग लैंप्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये फॉग लैंप्स जो हैं ये भी LED है। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको ये स्किड प्लेट्स नज़र आएंगी। और ओवरऑल हालांकि बहुत ज़्यादा ब्राउनी नहीं लगती है, लेकिन पहले से ज़रा ज़्यादा और बुच, थोड़ा मस्कुलर लगती है। अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण चेंज किए गए हैं और सबसे बड़ा चेंज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज मेरे ख्याल से जो है वो ये है कि छोटे व्हील्स के साथ हमारी जो कंप्लेंट थी उसे यहाँ पर एड्रेस कर दिया गया है। न सिर्फ वो, यहाँ पर अब मशीन कट 16 इंच अलॉयज़ मिलते हैं आपको और ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेहतर लगते हैं। ओवरऑल लुक जो गाड़ी का है उसे बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिया है इसने। और यहाँ पर पहले जो काले रंग के अलॉयज़ थे वो नज़र ही नहीं आते थे, छोटे होने के कारण काफ़ी ख़राब लगते थे, लेकिन अब इन बड़े व्हील्स के साथ ये गाड़ी ओवरऑल काफ़ी बेहतर लगती है। यहाँ पर ये एक छोटा क्रोम एलिमेंट ऐड किया गया है, ये पहले नहीं था। B और C पिलर पर हालांकि पहले भी आपको ब्लैकड आउट पिलर्स मिलते थे, लेकिन अब ये ग्लॉसी है। 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस पहले जैसा ही है। आगे डिस्क ब्रेक्स हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं। टायर्स की अगर आप यहाँ पर बात करें तो 195 सेक्शन टायर्स आपको मिलते हैं। और अर्टिगा जहाँ एक प्रॉपर MUV है, XL6 भी MUV ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत क्लैडिंग आपको मिलती है। जो व्हील आर्चेज़ हैं यहाँ पर आपको क्लैडिंग मिलेगी, आगे स्किड प्लेट्स हैं, क्लैडिंग चारों तरफ है। यहाँ पर भी आपको ये इंसर्ट्स मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ एक ज़रा हल्का सा SUV-ish लुक आपको यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। ऊपर आपको ये रूफ रेल्स नज़र आएंगे। जो डोर हैंडल्स हैं ये क्रोम्ड हैं और आपको अब एक नई फीचर यहाँ पर मिलती है जो है 360 डिग्री कैमरा, और उसके लिए कैमरा यहाँ पर मौजूद है। आगे एक कैमरा है, यहाँ पर LED ब्लिंकर्स भी आपको मिलेंगे, पीछे भी एक कैमरा है और एक कैमरा जो सामने की ओर नज़र रखता है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। इसके अलावा साइड से अगर आप इसे देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं किए गए। एक चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो है ये शार्क फिन एंटेना। सामने जो एक लंबा एंटेना पहले था उसे अब शार्क फिन एंटेना से रिप्लेस कर दिया गया है। और ये स्पॉइलर जो है यहाँ पर पीछे ये अब ज़्यादा प्रोमिनेंट है, पहले स्पॉइलर नहीं था और इससे लुक में काफ़ी फ़र्क आया है। देखने में ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है, ज़रा और स्पोर्टी लगती है। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे पीछे से तो यहाँ पर अगर आप पिछली गाड़ी को देखते तो यहाँ पर एक क्रोम स्ट्रिप थी जिसे अब ऊपर मूव कर दिया गया है और ये जो पूरा एलिमेंट है ये पियानो ब्लैक में है। उसके अलावा पीछे अगर आप स्किड प्लेट्स की या फिर बम्पर के नीचे वाले एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन जो टेल लैंप क्लस्टर है इसे अब बदल दिया गया है और यहाँ पर ये एक टेल लैंप जो गाइड लाइट है वो है आपके पास। और ये वाला जो एरिया है ये पहले रेड हुआ करता था, ये यहाँ पर अब वाइट कर दिया गया है और ये एक स्मोक्ड लुक दिया गया है। अगर आप इसे साइड से पहले देखते तो ये रेड था, अब यहाँ पर एक स्मोक्ड लेंस इफेक्ट यहाँ पर दिया गया है जिससे कि ये ज़रा ज़्यादा स्पोर्टी, ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव लगती है, देखने में ज़रा ज़्यादा प्रीमियम लगती है। ओवरऑल जो चेंजेस किए गए हैं एक्सटीरियर में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं किए गए हैं, लेकिन जो भी चेंजेस किए गए हैं उससे इस गाड़ी के स्वरूप में डेफिनेटली काफ़ी बदलाव आया है। देखने में पहले से ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा प्रोपोर्शन लगती है। अब जब ये गाड़ी पहले लॉन्च हुई थी उस वक्त यहाँ पर इसका कोई बहुत ही सॉलिड कॉम्पिटिटर नहीं था। अब करेंस आ गया है तो आप जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट उसके मुकाबले कैसी है। तो करेंस जो है इससे ज़्यादा लंबी है, इससे ज़्यादा वाइड है, उसका व्हील बेस भी इससे ज़रा ज़्यादा लंबा है, लेकिन ये गाड़ी करेंस से ज़रा ज़्यादा ऊंची है। अगर आप इसे कंपेयर करें अर्टिगा के साथ जो कि एक यूटिलिटेरियन MUV है तो ये गाड़ी हर तरह से अर्टिगा से ज़्यादा बड़ी है। लेंथ, विड्थ, व्हील बेस, हाइट
लेकिन मराज़ो जो कि सिर्फ डीजल में आती है वो इस सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ी है। हालांकि वो महंगी है, इससे कुछ लाख रुपीस ज़्यादा देने होते हैं आपको वहाँ पर, लेकिन वो गाड़ी इससे ज़्यादा बड़ी है हर लिहाज से। तो दोस्तों देखने में ये जो गाड़ी है ये काफ़ी ठीक ठाक लगती है, कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने वाली गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जो अर्टिगा है उससे ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और यहाँ पर जो क्रोम का प्रयोग किया गया है, जिस तरीके से कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर डाले गए हैं, उसके कारण ये अपने आप को जो एक कमर्शियल स्वरूप है अर्टिगा का उससे हटके एक पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करती है और देखने में ज़्यादा प्रीमियम लगती है। अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या क्या बदलाव है। अंदर जाने से पहले हम लोग ज़रा की देख लेते हैं। की पहले जैसी ही है, एकदम सिंपल लॉक और अनलॉक के यहाँ पर बटन्स मौजूद हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर है, यानी कि जब गाड़ी को आप अप्रोच करते हैं और ये बटन दबाते हैं तो डोर्स खुल जाते हैं। सीट हाइट एक एमयूवी के लिए आइडियल है, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। कुछ एसयूवीज़ में जैसे आपको चढ़ना होता है वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है। और सीट हाइट आप में से जो छोटे कद के लोग हैं उन लोगों को भी रास आएगी। इंटीरियर की अगर आप बात करें तो मोस्टली अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो अनचेंज है। इवन ये जो स्टोन इंसर्ट्स जब इंट्रोड्यूस हुई थी गाड़ी तब यहाँ पर डाले गए थे वो सेम है। सॉफ्ट टू टच मटेरियल्स, इलेक्ट्रिक ORVM, लॉक अनलॉक, ऑटो विंडो फॉर द ड्राइवर, एक 1 लीटर बॉटल के लिए यहाँ पर जगह है और कुछ और स्पेस भी है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। जो बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है वो है यहाँ पर, और अब आपको जैसा मैंने आपको बताया था 360 डिग्री कैमरा मिलता है। और ये जो बटन है ये जब दबाते हैं आप तो ये 360 डिग्री कैमरा जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी वैसी ही है जैसी कि हमने बैलोनों में देखी थी। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ से जो व्यूज़ हैं इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि अगर पीछे से कोई गाड़ी क्रॉस कर रही है तो आपको यहाँ पर वार्निंग मिलती है। ये 360 डिग्री व्यू यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, और जब ये आप प्रेस करते हैं तो आपको सामने का जो व्हील है वो नज़र आता है। तो ये 360 डिग्री कैमरा जो है इसका रेजोल्यूशन ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हाई रेज नहीं है, और आप यहाँ से अलग अलग व्यूज़ जो हैं ये चेंज कर सकते हैं। जब आप इसे ऐसे देखते हैं तो ये आपको बाहर से प्रोजेक्शन दिखाता है, और अब ये बटन प्रेस कर देते हैं तो ये आपको इस तरह से प्रोजेक्शन दिखाता है जैसे कि आप गाड़ी के अंदर बैठ करके इसे 360 डिग्री देख रहे हो। तो ये यहाँ पर एक बड़ा चेंज है। इसके अलावा दूसरा बड़ा चेंज है ये वेंटिलेटेड सीट्स जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ समझ नहीं आ रही है वो ये है कि ये इतना अच्छा स्पेस जब मारुति सुजुकी के पास था तो उन्होंने इसे वायरलेस चार्जिंग के लिए यूज़ क्यों नहीं किया। ये एक मिसिंग फीचर है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। वायरलेस चार्जिंग आजकल एक बड़ी ही यूज़फुल फीचर है, यहाँ पर दी जानी चाहिए थी। मेरे ख्याल से एक बड़ा ओमिशन है। चलिए बहरहाल एक और जो चेंज है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अब स्टीयरिंग व्हील भी टेलीस्कोपिक है। पहले ये सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल था, अब टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल भी है, जो कि एक बड़ा ही वेलकम चेंज है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये मोर और लेस पहले जैसा ही है। यहाँ पर लेफ्ट में आपको टैको मिलता है, राइट में स्पीडो मिलता है और बीच में ये MID मिलता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे रीडिंग्स मिलेंगे। आपको पावर और टॉर्क का आउटपुट भी यहाँ पर नज़र आता है। साथ ही यहाँ पर सुजुकी स्मार्ट हाइब्रिड माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी है, जहाँ पर एक बैटरी होती है और जब आप डेसेलरेट करते हैं तो चार्ज होती है। कभी कभी आपको थोड़ा टॉर्क असिस्ट भी देती है, और उस बैटरी के बारे में आपको यहाँ पर किस तरह से वो चार्ज हो रही है, या तो मोटर अगर ड्रॉ कर रही है या फिर बैटरी चार्ज हो रही है, जो भी है यहाँ पर आपको नज़र आता है। तो एक एडेड फीचर है। और ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है मोर और लेस पहले जैसा ही है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है, साथ ही सामने एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट मिलेगा, एक USB सॉकेट मिलेगा, और ये जो 2 कप होल्डर्स हैं ये वेंटिलेशन के साथ हैं, यानी कि AC की हवा यहाँ पर भी आती है ताकि आपका जो भी पेय पदार्थ है वो ठंडा रहे। आर्मरेस्ट स्लाइडिंग है, इसके नीचे आपको ज़रा स्पेस भी नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आप अपना वॉलेट ज़रूर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका सेलफोन नहीं आएगा। तो ये एक अच्छा यूटिलिटी स्पेस यहाँ पर दिया गया है। एक और अगर मिसिंग फीचर की मैं बात करूँ तो सनरूफ यहाँ पर आपको नहीं मिलती है, लेकिन हर चीज़ का पैसा लगता है। और XL6 अगर आप करंट से कंपेयर करें तो जो बेस वेरिएंट्स हैं, जो नीचे वाले वेरिएंट्स हैं, वहाँ पर भले ही करंट्स का जो बेस वेरिएंट्स है वो इससे ज़्यादा बेटर प्राइस है, लेकिन कुछ फीचर्स के मामले में ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। मेरे को इस गाड़ी का जो इंटीरियर है काफ़ी अच्छे से डन अप लगता है। ऑल ब्लैक इंटीरियर है, और जो AC वेंट्स हैं ये हॉरिजॉन्टली लेड आउट है। वेंट्स भी सारे हॉरिजॉन्टल है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। एक 3D लुक दिया गया है, कैस्केडिंग लुक दिया गया है यहाँ पर। और ये स्टोन इंसर्ट के साथ एक सिल्वर इंसर्ट आपको यहाँ नीचे मिलेगा। ग्लव बॉक्स कूल्ड हो सकता था लेकिन नहीं है, ये एक और मिसिंग फीचर यहाँ पर है। और मेरे ख्याल से
इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान मारुति को इस फेसलिफ्ट में रख लेना चाहिए था। एक और चीज़ अगर मुझे कंप्लेंट ही करनी है तो जो स्टोरेज एरियाज़ हैं वहाँ पर हालांकि सफिशिएंट है, मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं है स्टोरेज एरियाज़ की, काफ़ी सारे कप होल्डर्स भी हैं, ओपन एरियाज़ भी हैं, लेकिन करेंट्स के अंदर जो बॉटल होल्डर्स और स्टोरेज एरियाज़ हैं वो ज़रा ज़्यादा हैं। इंटरनल मिरर्स भी मैनुअल हैं, ये भी ऑटो डिमिंग हो सकते थे। तो ये कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। हालांकि एक बहुत अच्छी फीचर जो यहाँ पर दी गई है वो ये है कि सीट हाइट जो है ये आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सनरूफ के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक 7 सीटर गाड़ी में बैठे हैं या 6 सीटर जो कि ये गाड़ी है, तो एसी का रूफ पे होना जनरली प्रेफर किया जाता है ताकि पीछे का कैबिन ज़्यादा अच्छे से ठंडा हो सके, और ये एक कॉम्प्रोमाइज़ है जो कि जनरली एमयूवी मेकर्स करते हैं। करेंट्स में आपको एक छोटी सनरूफ ज़रूर मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको वो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको सनवाइज़र के लिए एक होल्डर मिलता है, ये यहाँ पर 2 लाइट्स हैं और दोनों ही तरफ आपको वैनिटी मिरर्स मिलते हैं जो कि इल्यूमिनेटेड भी हैं, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी मिलता है, यानी कि आप अगर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं तो कुछ हद तक ये गाड़ी आपकी फ्यूल की बचत करने में बहुत सहायता करती है। साथ ही साथ ये जो गाड़ी है ये फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में अपने सेगमेंट की लीडर है, उस बारे में मैं कुछ देर में बात करूंगा। सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं, पहले जैसी ही हैं, और यहाँ पर आपको कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई शिकायत करने जैसा कुछ भी नहीं है। ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी नहीं है। यहाँ पर आपको अब स्मार्ट प्ले प्रो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और सुजुकी कनेक्ट के साथ जो कि एक नई ऐप है, हमने बलेनो में सबसे पहले देखी थी, उसके साथ अब यहाँ पर आपको 40 से भी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आप रिमोटली एसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक वर्जन है तो। उसके अलावा जियो फेंसिंग से लेकर के रिमोट हॉर्न या फिर रिमोट लॉक अनलॉक, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि कनेक्टेड कार के अंदर आपको मिलती हैं, वो सब आपको अब यहाँ पर मुहैया करवाई जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी फ़िलहाल जिस तरह के सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें ये काफ़ी रेलेवेंट है, काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ सिस्टम है। ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, बहुत वाव नहीं है, ऑडियो फाइल लेवल की क्वालिटी यहाँ पर नहीं है, ठीक ठाक ऑडियो क्वालिटी है। कुछ दूसरी गाड़ियों में आपको ज़्यादा बेहतर ऑडियो क्वालिटी मिलती है, लेकिन कंप्लेंट करने जैसा भी यहाँ पर कुछ नहीं है। ये देखिए, ये सुजुकी कनेक्ट ऐप जो है कुछ इस तरह से नज़र आती है, और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे स्क्रीन्स हैं, और इसे एग्जैक्टली यूज़ किस तरह से किया जाता है इसमें देखिए ये सारे फीचर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मॉनिटरी, कन्वीनियंस, ऐप रिलेटेड फीचर्स, सारे फीचर्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, और इसका एक डेमो मैं आपको बाद में अलग से दिखा दूंगा। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर आपके पास एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है, लेकिन वायरलेस नहीं है, तो ये एक फ़ीचर यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता था। अगर आपको एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करना है तो आपको USB के थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ेगा, और फिर आपका जो नेविगेशन है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट हो जाएगा। ओवरऑल कुछ फीचर्स यहाँ पर मिसिंग है डेफिनेटली। वायरलेस चार्जिंग उनमें सबसे ज़्यादा मेंशनेबल है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे काम की चीज़ों की बात करें तो सारी चीज़ें मोर और लेस हैं, और फॉर द प्राइस सेगमेंट जो कि XL6 रिप्रेजेंट करता है, मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ कंप्लेन करने जैसा बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर एक और जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी गई है वो है हाय सुजुकी, और इसके साथ ही यहाँ पर जो वॉइस कमांड्स हैं ये आपको नज़र आएंगी, और इनमें से कोई भी वॉइस कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक और नया फीचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक नया फीचर जो है वो ये है कि अब आपको यहाँ पर रिमोट एक्सेस मिलता है, जिसे आप स्मार्ट वॉच के थ्रू अमेज़ॉन एलेक्सा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक नया फीचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। ओवरऑल सबसे ज़्यादा फीचर रिच क्या ये कैबिन है ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस सेगमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है उसके लिए यहाँ पर ठीक ठाक फीचर्स दिए गए हैं, और अगर आप किफ़ायत की बात करें तो उस लिहाज से यहाँ पर जो सब कुछ दिया गया है ये काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट जो यहाँ पर बेस वेरिएंट है जो कि जीटा वेरिएंट है, वहाँ पर भी बहुत सारे फीचर्स हैं, और कुछ चीज़ें अगर आप छोड़ दें जैसे कि 360 डिग्री कैमरा या फिर TPMS, वॉइस असिस्टेंट, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, वेंटिलेटेड सीट्स या फिर डुअल टोन कलर, जिन चीज़ों के बिना भी आपका काम चल सकता है, तो जीटा वेरिएंट जो है यहाँ पर बड़ा ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन के सामने आता है, और आप डेफिनेटली जीटा वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर जो बेस वेरिएंट होते हैं दूसरी गाड़ियों के अंदर, सिग्मा और डेल्टा, वो नहीं है, आपको जीटा से ही यहाँ पर जो रेंज है वो मिलेगी, और काफ़ी अच्छे से लोडेड है। सेफ्टी के मामले में यहाँ पर मारुति ने काफ़ी ध्यान दिया है, और अब आपको यहाँ पर 4 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, और साथ ही आपको हिल होल्ड मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, हायर वेरिएंट्स में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। तो सेफ्टी के मामले में भी यहाँ पर एयरबैग्स के लिहाज से अगर आप देखें तो इजाफा किया गया है, और ये अब पहले से ज़्यादा
सेफ कार है। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल भी नज़र आएगा और हालांकि ये काफ़ी वेल इक्विप्ड है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि करेंट्स और इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, करेंट्स में आपको क्या एडवांटेजेस हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये याद रखिए कि करेंट्स में आपको ज़्यादातर फीचर्स टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में ही मिलते हैं, लग्जरी वेरिएंट में या फिर जो हायर वेरिएंट्स हैं वहाँ पर ही मिलेंगे। तो जिन फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए आपको सिग्निफिकेंटली ज़्यादा पैसा देना होता है, याद रखिए। कैरेंस के अंदर भी काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो 6 एयरबैग्स वहाँ पर स्टैंडर्ड है, वहाँ पर आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स वहाँ पर मिलते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ और कन्वीनियंस और लग्जरी फीचर्स जो हैं वो आपको हायर वेरिएंट्स में मिलते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। इनफैक्ट उस गाड़ी का टॉप वेरिएंट 17.7 लाख रुपीज़ तक जाता है, जो इससे काफ़ी ज़्यादा महंगा है। बहरहाल वहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ज़्यादा स्पेस मिलता है, एम्बियंट लाइटिंग वहाँ पर आपको नज़र आती है, बोस ऑडियो सिस्टम वहाँ पर आपको मिलता है, 10.25 इंच की सेंट्रल स्क्रीन मिलती है, कनेक्टेड कार टेक वहाँ यहाँ से ज़्यादा बेहतर है, वहाँ वायरलेस चार्जिंग मिलेगी, सनरूफ मिलेगी, साथ ही ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे। हालांकि वहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा, ये आप याद रखिए। एयर प्योरीफायर वहाँ पर आपको मिलता है और साथ ही वहाँ पर थर्ड रो में घुसने के लिए जो सेकंड रो सीट्स हैं उनको टंबल करना आपको ज़्यादा ईजी पड़ता है। तो ये चीज़ें वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर मिलती है, लेकिन फिर याद रखिए इनमें से ज़्यादातर चीज़ों के लिए आपको कहीं ज़्यादा पैसा देना होता है और ये अपनी प्राइस के लिहाज से काफ़ी वेल इक्विप्ड है। चलिए अब सेकंड रो में चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। सेकंड रो में जाने से पहले यहाँ पर ये लैंप भी देख लीजिए, ये कर्टेसी लैंप जो है ये भी एक नया इंक्लूजन है और ये भी आप काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। अभी देखिए ये डोर काफ़ी वाइड खुलता है और आगे के मुकाबले ये सीट ज़रा ज़्यादा ऊंची है, लेकिन फिर भी आप में से जो छोटे कद के लोग हैं उन्हें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मटेरियल्स यूज़ आगे जैसे ही हैं और ये सब हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। 1 लीटर बॉटल वहाँ बड़े आराम से आ जाएगी। साथ ही यहाँ पर आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर रखने हैं तो उसके लिए जगह दी गई है। यहाँ पर आपका वॉलेट आराम से आ जाएगा और सीट जो है ये काफ़ी अच्छे से कुशन्ड है, कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग मिलती है आपको। यहाँ पर परफोरेटेड लेदरेट सीट्स हैं, अपहोल्स्ट्री जो है लेदरेट है, लेदर नहीं है ये। और ये स्टिचिंग जो है ये ज़रा और इसे प्रीमियम बना देती है। इसे आप रिक्लाइन कर सकते हैं। लेग रूम और नी रूम की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हेड रूम भी यहाँ पर अच्छा खासा है। आपकी हाइट अगर 6 फुट 2 इंच या 6 फुट 3 इंच भी है तो भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एसी वेंट्स आपको रूफ माउंटेड मिलते हैं। एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट नज़र आएगा, कुछ स्पेस यहाँ पर नज़र आएगा। बेसिकली ये जो एरिया है मोर और लेस अनचेंज है, तो यहाँ पर ज़्यादा बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ओवरऑल ये काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं और इस गाड़ी का सस्पेंशन जो है वो भी कंफर्ट की ओर ओरिएंटेड है। तो हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सस्पेंशन है, लेकिन रीजनेबली कंफर्टेबल है। और यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई वर्टिकल मूवमेंट नज़र नहीं आएगा, किसी तरह का अंडुलेशंस पे जब आप जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा गाड़ी ज़्यादा फर्म है। ओवरऑल फॉर इट्स सेगमेंट दिस कार हैज़ बीन वेरी वेल सेटअप और सस्पेंशन यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। एक और चीज़, यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलते हैं और अगर आपको पीछे जाना है तो आप इसे एक आयल की तरह यूज़ करके पीछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। साथ ही आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली थर्ड रो में जाना है तो आप इसे इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं और ये जो ओपनिंग है ये यूज़ करके आप पीछे जा सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि करेंस के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से 1 टच टम्बल सिस्टम दिया गया है। हालांकि अगेन इन सब चीज़ों के बारे में आप याद रखिए कि वहाँ पर जो सस्ते वेरिएंट्स हैं वो केवल लोअर वेरिएंट्स में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड में मिलते हैं, तो आपको ज़्यादा पैसा देना होगा। अगर आप टर्बो के साथ जा रहे हैं या डीजल के साथ जा रहे हैं तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो ये बात आप हमेशा याद रखिए। यहाँ पर भी प्रवेश करना डिफ़िकल्ट नहीं है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि XL6 जो है ये अपने साइज़ के लिहाज से काफ़ी अच्छा थर्ड रो स्पेस आपको देती है। और देखिए ये सीट पूरी तरह से पीछे है अभी, लेकिन मेरे जो नीज़ हैं ये अभी भी बहुत ज़्यादा रब नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर एक 5 फुट 10 इंच के आदमी के लिए बैठने के लिए सफिशिएंट स्पेस है। हेडरूम भी यहाँ पर अच्छा खासा है। दोनों तरफ आपको आर्मरेस्ट मिलते हैं, एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी मिलता है, 2 कप होल्डर्स मिलते हैं और ये जो सीट्स हैं ये रिक्लाइन भी होती हैं, ये देखिए। साथ ही ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं। ओवरऑल अगर आप हेडरूम भी देखें तो मेरे लिए ये जस्ट अबाउट सफिशिएंट है। तो अगर आप 5 फुट 10 इंच तक के व्यक्ति हैं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर सेकंड और थर्ड रो के लिए एक कॉमन लाइट भी आपको मिलती है और ये जो बड़ी विंडोज़ हैं ये अंदर आपको क्लास्ट्रोफोबिक महसूस नहीं होने देते। यहाँ पर इस आयल को आप इस पैर को आगे निकाल करके आराम से बैठने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप
सामने वाले पैसेंजर को रिक्वेस्ट करके इस सीट को ज़रा आगे करवा दें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा नी रूम निकल के आता है। यानी कि आप इस सीट को एक्चुअली मीडियम जर्नीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक फुली ग्रोन मैन या वुमन है, अगर आप ज़रा छोटे कद के हैं या किसी बच्चे को यहाँ पर आप बिठाना चाहते हैं तो आप इसे लंबी दूरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो सीट है ये इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी यूजेबल है। हालांकि करेंस के अंदर आपको थर्ड रो में यहाँ से ज़्यादा स्पेस मिलता है, हेडरूम भी ज़्यादा मिलता है, इस बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी जो स्पेस है ये कंप्लेंट वर्दी नहीं है। इस गाड़ी की पैकेजिंग अर्टिगा के साथ साथ बहुत ही खूबसूरती से की गई है और ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो चलिए हम लोग बूट स्पेस को भी देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको 209 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। नीचे आपको ये कंसील्ड स्पेस भी नज़र आएगा। इसके साथ ही ये एक यहाँ पर आपको कंपार्टमेंट नज़र आता है। और अगर आप इन दोनों सीट्स को नीचे गिरा दें तो ये 550 लीटर्स का बूट स्पेस है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। अगर आप सेकंड रो को भी नीचे गिरा देंगे तो आपके पास 690 लीटर्स का बूट स्पेस खुल के सामने आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है बूट स्पेस की कहानी। और अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो ये काफ़ी अच्छा स्पेस है और यहाँ पर आप एक दो मीडियम साइज्ड सूटकेस और कुछ हैवरसैक यानी कि जो आपका बैग होता है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो तीनों रोज़ जब अप होती हैं तब भी आपके पास में यहाँ पर कुछ स्पेस होता है, यूजेबल स्पेस होता है। हालांकि आप एक लंबी हॉलीडे पर जा रहे हैं फैमिली के साथ तो फिर यहाँ पर आपके बड़े सूटकेसेस नहीं आ पाएंगे, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा चेंज जो यहाँ पर हुआ है जब हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो जिस बारे में हमें बात सबसे पहले करनी चाहिए वो ये है कि इस इंजन में जो 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल है, यहाँ पर एक बड़ा बदलाव जो किया गया है वो ये है कि यहाँ पर अब डुअल जेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि हर एक सिलेंडर में 2 इंजेक्टर्स है, जिससे कि आप फ्यूल जो है उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूल इंजेक्शन को ज़्यादा अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब इसके तहत क्या हुआ है कि इस गाड़ी का पावर आउटपुट जो है वो ज़रा कम हो गया है। 2 HP से इसका पावर आउटपुट कम होकर के अब 103 PS एट 6000 RPM हो गया है। और टॉर्क भी बहुत मामूली सा 1.2 न्यूटन मीटर्स कम हो गया है और अब ये 136.8 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क बनाती है 4400 RPM पर। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा एडवांटेज आया है वो है फ्यूल एफिशिएंसी में, और ये बड़ा एडवांटेज है। अब जहाँ पिछली XL6 लगभग 19 kmpl के आसपास ARI फ्यूल एफिशिएंसी देती थी, यहाँ पर 20.97 kmpl की ARI एफिशिएंसी है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर पर लीटर का इजाफा हुआ है। और अगर आप ऑटोमेटिक को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी अगर आप ऑफिशियल नंबर देखें तो 20.27। हम तो मैनुअल चला रहे हैं और अभी आपको मैं ऑटोमेटिक के बारे में भी बताऊँगा। लेकिन जो डुअल जेट टेक्नोलॉजी है इसके कारण डेफिनेटली रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। और आज मैंने जब इसे टेस्ट किया तो हाईवे के ऊपर आप असल में इस गाड़ी से 20 किलोमीटर्स प्लस की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे पूरी तरह से लोड करके नहीं चला रहे हैं, पूरे 6 लोग लगेज के साथ नहीं बैठे, तो 20 प्लस kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी अगर आप आराम से 80-100 के आसपास चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाईवे पर आप इससे बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये इस इंजन का सबसे बड़ा बदलाव है। दूसरी चीज़, सिटी में भी अगर आप चला रहे हैं तो आप 16 किलोमीटर्स पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि इस तरह की बड़ी गाड़ी के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। और आजकल के वक्त में जब फ्यूल एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूल के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है इस गाड़ी के अंदर। ये छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अप्रिशिएबल बात है। अगर आप करेंस का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसकी बात करें तो वहाँ पर आपको 15.5 की ARI एफिशिएंसी मिलती है और ये गाड़ी डेफिनेटली उस गाड़ी से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। और अगर आप वहाँ पर जो टर्बो आता है पेट्रोल, उसकी बात करें तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में यहाँ पर डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है और ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है, ख़ासतौर पे इस तरह की बड़ी गाड़ी के लिए। ट्रांसमिशन यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल जो पहले था वही है और गियर शिफ्ट जो है काफ़ी स्मूथ है, शॉर्ट थ्रोज हैं, क्लच काफ़ी लाइट है, तो आपको गियर शिफ्ट करने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही मामूली सा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हल्का सा नॉचीनेस है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा स्मूथ गियर बॉक्स नहीं है, इससे भी ज़्यादा ज़रा स्मूथ गियर बॉक्स हमने देखे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो गियर बॉक्स है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पर कोई नॉचीनेस आपको महसूस नहीं होगी। मैं केवल रिलेटिव टर्म्स में कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं जो बेस्ट इन द सेगमेंट हैं उनसे कंपेयर करूँ तो ज़रा और इम्प्रूवमेंट शायद हो सकता था। उसके अलावा ये जो इंजन है ये
काफ़ी ज़्यादा लीनियर है, काफ़ी स्मूथ है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये किसी एंथुसियास्ट के लिए बनाया हुआ इंजन नहीं है, इसे आप डेली उपयोग में लाएं उसके लिए ये बनाया गया है। 0 to 100 टाइम जो है वो यहाँ पर ज़रा कम हुआ है क्योंकि पावर भी कम हुई है। और जहाँ पिछली गाड़ी लगभग 12 सेकेंड्स में अपना 0 to 100 करती थी, यहाँ पर लगभग 13 सेकेंड्स में आपका 0 to 100 टाइम आ रहा है। यानी कि जो आपका पावर है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो ECU है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं ताकि फ्यूल एफिशिएंसी के फेवर में जो आउटराइट परफॉर्मेंस है वो ज़रा कम कर दिया जाए। और मेरे ख्याल से ये लाजमी भी है क्योंकि इस तरह की गाड़ी को जो यूज़ करेगा वो फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा पाना चाहेगा। ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी हैं, मैं उसकी बात कुछ देर में करूँगा। अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं, आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा कस के चले, तो उस तरह की ये गाड़ी नहीं है। इसका जो स्टीयरिंग है ये भी ज़रा सॉफ्ट है और अगर आप डेड सेंटर पे देखें तो ज़रा इनर्ट भी है। काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है। सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है और अगर आप इसे हार्ड कॉर्नर करते हैं तो गाड़ी में बॉडी रोल भी आता है। लेकिन अगर आप कंफर्ट की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है। जो ख़राब रास्ते होते हैं या बम्प्स होते हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। तो ये बेसिकली कंफर्ट ओरिएंटेड सेटअप है। बाहर का एम्बिएंट नॉइज़ वगैरह भी कोई ज़्यादा परेशान नहीं करता है। विंड नॉइज़ वगैरह भी मुझे कोई ज़्यादा सुनाई नहीं दे रही है। तो इंसुलेशन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा किया गया है। इनफैक्ट जो पिछली वाली गाड़ी थी उससे ज़रा इंप्रूवमेंट ही है यहाँ पर। और हालांकि ये इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा वेल इंसुलेटेड गाड़ी नहीं होगी, मेरे ख्याल से मराज़ो अभी भी इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा वेल इंसुलेटेड कार है, लेकिन तो भी इस सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पर जो इंसुलेशन है ये काफ़ी अच्छा है। हाईलाइट यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी ही है। लीनियर इंजन है। 1000 RPM के बाद आपको ज़रा शव मिलना चालू हो जाता है और उसके बाद ये 6250 RPM तक जाती है, जहाँ पर फिर लिमिटर कट हो जाता है। अगर आप गियर स्पीड्स की बात करें तो पहले गियर में 44 km/h, सेकंड गियर में 88 और थर्ड गियर में 120 km/h की गति ये प्राप्त करती है। ड्राइवेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ गियर में आप इसे 45 km/h के ऊपर चला सकते हैं। फिफ्थ गियर काफ़ी टॉल है और ये जो ड्राइवेबिलिटी है ये ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है अगर आप फोर्थ गियर या थर्ड गियर में चल रहे हैं। तो काफ़ी लो स्पीड्स 25-30 जैसी लो स्पीड्स पर भी बड़े आराम से ये गाड़ी पुल करने लगती है। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस काफ़ी अच्छे से बनाई हुई गाड़ी है और फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर इस गाड़ी की हाईलाइट है। क्लच, ट्रांसमिशन, ओवरऑल जो फील है काफ़ी अच्छा है। सिर्फ अगर मुझे कंप्लेंट करनी हो तो ये बहुत ज़्यादा सड़क को पकड़ करके चलने वाली, घुमावों पर बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करने वाली गाड़ी नहीं है। और ये है भी एक MUV, ये कोई हॉट हैच नहीं है या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्पोर्टी कार नहीं है, ऐसा कोई प्रेटेंस इस गाड़ी में नहीं है। तो जो करने के लिए बनाई गई है उसके लिए काफ़ी अच्छी है। और अगर आप एक किफ़ायती गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो ये गाड़ी अपना काम बखूबी करती है। अब इंजन के साथ एक और जो बड़ा बदलाव यहाँ पर आया है वो ये है कि जो पुराना 4 स्पीड ऑटोमेटिक था उसे एक नए 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ चेंज कर दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पर अभी हम लोग ऑटोमेटिक चला रहे हैं और पहले जो 4 स्पीड था वहाँ पर आपको D के बाद एक 2 और एक L भी दिखता था, जहाँ पर 2 में आप परमानेंटली सेकेंड गियर में होते थे और L लो था जो कि इंक्लाइंस के लिए था। लेकिन यहाँ पर अब M है, यानी कि आप इसे मैनुअल मोड में भी डाल सकते हैं। और मैनुअल मोड में डालने के बाद जो ड्राइव है वो होल्ड ऑन करता है, यानी कि अगर आपने किसी गियर में से डाल रखा है और आप रेव कर रहे हैं तो शिफ्ट अप नहीं होगा और 6250 RPM पर जो गाड़ी है वो रेव्स को पकड़ के रखेगी। हालांकि अगर आप D में चला रहे हैं तो 6250 RPM पर अप शिफ्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें एक और अच्छी बात जो है वो ये है कि यहाँ पर अब आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, तो मैनुअली आप पैडल्स के थ्रू भी शिफ्ट कर सकते हैं और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब फ्यूल एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें तो मैनुअल जितनी फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। कहने को तो अगर आप ARI नंबर्स देंगे तो 20.27 kmpl जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है 20.97 के, लेकिन रियल वर्ल्ड में स्थिति कुछ अलग है। और हाईवे पर जहां आपको 20+ मिल सकती है मैनुअल में, यहाँ पर आपको लगभग 16 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी हाईवे पर और सिटी में लगभग 12 के आसपास। तो अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जा रहे हैं तो डेफिनेटली फ्यूल एफिशिएंसी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। अब एज अ ट्रांसमिशन यहाँ पर किसी तरह की कोई शिकायत करने जैसा नहीं है, क्योंकि ये एक मेन स्ट्रीम कार है। अगर आप इसे कंपेयर करें प्रॉपर फास्ट बहुत ही एडवांस कार्स में जिस तरह के ट्रांसमिशन आते हैं, अगर आप इसे DSG के साथ कंपेयर करें तो शायद ये ट्रांसमिशन उतना क्विक नहीं है और उतना ज़्यादा शार्प भी नहीं है, लेकिन पार्ट थ्रॉटल पे अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। थोड़ा स्लो है। मैनुअल शिफ्ट जब आप करते हैं तो एक ज़रा सा टाइम लगता है जिससे पहले कि गियर जो है वो शिफ्ट हो, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस इज़ क्विक इनफ। हर रोज़ जिस तरह से आप गाड़ी चलाते हैं उस हिसाब से ठीक है। जब आप ज़ोर से पैडल प्रेस करते हैं तो इसे एक सेकंड लगता है डिसाइड करने के लिए कि कौन से गियर में से होना चाहिए।
लेकिन पार्ट थ्रॉटल यानी कि हाफ थ्रॉटल अगर आप दे रहे हैं, फेदर कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। फॉर एवरीडे ड्राइविंग जहाँ पर आपका कंफर्ट और कन्वीनियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा शार्पनेस चाहिए तो वो यहाँ पर नहीं है। ओवरऑल कन्वीनियंस कंफर्ट यहाँ पे बेटर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिले तो मैनुअल जो है वो ज़्यादा बेटर है। अप शिफ्ट करने के लिए आपको 1600 आरपीएम के ऊपर होना ज़रूरी है, और डाउन शिफ्ट अगर आप करना चाहते हैं तो 3000 आरपीएम के नीचे होना ज़रूरी है। ऑल इन ऑल नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। इस सेगमेंट के लिए ये एक अच्छा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और काफ़ी किफ़ायती भी है। एक और बात, यहाँ पर 0 to 100 आपको मैनुअल जितना क्विक नहीं मिलेगा, और लगभग 3 सेकेंड्स यहाँ पर आपको ज़्यादा लगेंगे, और यहाँ पर जो आपका 0 to 100 टाइम है वो 16 सेकेंड से ज़रा कम 15.6 सेकेंड्स आपको मिलता है, और ये मैनुअल जितना क्विक नहीं है। जब बात वैल्यू की आती है तो आप मारुति को बीट नहीं कर सकते, और वो चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। आप में से शायद कुछ लोग ये बोलेंगे कि करेंट्स के अंदर जो बेस वेरिएंट है वो थोड़ा सस्ता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पर आपको 6 सीटर ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। वो सिर्फ एकदम टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको मिलता है, और उसकी कीमत 15-16 लाख रुपए से ज़्यादा है। एक्स शोरूम का मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आपको एक प्रॉपर कैप्टन सीट वाला एमयूवी चाहिए तो आप इसे करेंट्स के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। ये ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी बन के सामने आती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फीचर्स की बात करें तो करेंट्स के अंदर आपको फीचर्स हायर अप द ऑर्डर मिलते हैं, जहाँ पर कीमत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और अगर आप प्राइस की बात करें तो यहाँ पर जो प्राइसेस रिलीज़ किए गए हैं वो प्राइसेस काफ़ी अच्छे हैं, और उन प्राइसेस के बदले आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। जीटा वेरिएंट में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, और मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि जीटा वेरिएंट बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, और आप जीटा के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। कीमतों की बात अगर मैं करूँ तो मैनुअल ट्रांसमिशन में आपकी कीमतें 11.3 लाख रुपीज़ से 13.05 लाख रुपीज़ तक जाती हैं, और ऑटोमेटिक में 12.8 लाख रुपीज़ से 14.55 लाख रुपीज़ तक जाती हैं। करेंट्स में अगर आप देखें तो आपकी कीमतें चालू होती हैं 9.6 लाख रुपीज़ से और जाती हैं 10.7 लाख रुपीज़ तक, लेकिन याद रखिए कि वहाँ पर आपको हायर वेरिएंट्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ बेस 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, और वहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी बहुत कम है। वहाँ पर टर्बो के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो कीमतें यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। चालू होती हैं 11.2 लाख रुपीज़ से और जाती हैं 16.6 लाख रुपीज़, जो कि टॉप वेरिएंट में अगर आप देखें तो 3.5 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है। और ऑटोमेटिक में तो कीमतें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। वहाँ पर बेस वेरिएंट में 14.8 लाख रुपीज़, यहाँ से 2 लाख रुपए ज़्यादा है, और अगर आप टॉप एंड वेरिएंट देखेंगे तो वहाँ पर 17.5 लाख की कीमत के साथ में कीमत 3 लाख रुपए यहाँ से ज़्यादा है एक्स शोरूम, यानी कि ऑन रोड आपको और ज़्यादा महंगी पड़ेगी। और अगर आपको वैल्यू फॉर मनी ही चाहिए तो अर्टिगा आप चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर कीमतें बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती हैं। 8.35 लाख रुपीज़ से 11.3 लाख रुपीज़ में वहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, जो कि बहुत ही बेजोड़ कीमत है। और अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जाना चाहते हैं तो 11 लाख टू 12.8 लाख रुपीज़ तक आपको वहाँ पर खर्च करने होंगे, तो भी वो गाड़ी बहुत ही किफ़ायती है। यहाँ पर आपके पास मराजो भी है, लेकिन वहाँ पर पेट्रोल नहीं है, वहाँ पर सिर्फ डीजल आपको मिलेगा। हालांकि वो गाड़ी बड़ी है और वहाँ पर कीमतें हैं 13.1 लाख रुपीज़ से 15.5 लाख रुपीज़। आज के परिदृश्य में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप एक पेट्रोल गाड़ी ले रहे हैं वो है फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि कीमतें पेट्रोल की ऊपर जाती जा रही हैं, और इस गाड़ी को अगर आप देखने जाएं तो और कोई गाड़ी बीट नहीं कर सकती है। यहाँ पर जो फ्यूल एफिशिएंसी है बहुत ही ज़बरदस्त है। हाईवे के ऊपर आप एक्चुअली इस गाड़ी से 20+ kmpl एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप किफ़ायत देख रहे हैं और उसके साथ कुछ लग्जरी और फीचर्स चाहते हैं तो XL6 बहुत ही रेलेवेंट गाड़ी बन के सामने आती है। ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल गाड़ी है, बड़ी ही कंफर्टेबल गाड़ी है। कीमत इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, फीचर्स यहाँ पर जो चाहिए वो सारे हैं, और उसके साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है। रीसेल बहुत ही अच्छी आपको मिलेगी जब आप इसे देने जाएंगे। वापस यूज़ करने के बाद में अगर आप बेचना चाहेंगे तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, और यहाँ पर आपको मारुति सुजुकी का बड़ा ही रिलायबल नेटवर्क भी मिलेगा। मेरी नज़र में ये गाड़ी बहुत ही कैपेबल है, और अगर आप एक प्रॉपर 6 सीटर विद कैप्टन सीट एमयूवी ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली इस गाड़ी को आपको टेस्ट ड्राइव करना चाहिए। आपको अगर बजट का ध्यान रखना है तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपको अपनी शॉर्ट लिस्ट में डालनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस गाड़ी के बारे में आपके जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों के मैं जवाब दे पाया, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत ही हमें मोटिवेट करती है, तो उस मामले में कोई कंजूसी मत कीजिए। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।